हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट मंथ 30 अक्टूबर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग अपने चाइनीज काउंटर पार्ट शी जिनपिंग से साउथ कोरिया के बुसान शहर में थी। और उस मीटिंग में दोनों ही ने अपने जो ऑनगोइंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है उसमें एक सीज फायर का वर्चुअली अनाउंस कर देता है। इसके तहत हुआ कि भाई China got access to advanced chips from US and lower tariffs on their export to US market. At the same time, US got rare earths and commitment from China to buy more agricultural products from the US. इस तरह से दोनों ही अपने जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है उसको हासिल कर लिया। लेकिन ये जो मीटिंग काफ़ी चर्चा में है वो इस ट्रेड डील के कारण नहीं, बल्कि द वे डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब्ड हिज मीटिंग, उन्होंने इसको G2 की समझा। और ये G2 का आइडिया कोई नया नहीं है। बुश पीरियड में ही, माने बुश एरा में, कहें कि एक इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्गस्टन, उन्होंने ये आइडिया दिया था। और उसके बाद एक हिस्टोरियन है नियाल फर्गुसन, उन्होंने भी एक इसी के न्यू वेरिएंट करें कि चिमेरिका का आइडिया दिया था। बेसिकली इसके तहत उन लोगों का, चाहे उन लोगों की सोच थी कि दोनों ही के बीच में इस तरह का एक अरेंजमेंट डेवलप होना चाहिए चाइना और यूएस के बीच, ताकि वो मिल करके ये जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कहीं सिक्योरिटी का मामला हो, पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड हो, या क्लाइमेट क्राइसिस है, तो इस तरह के बहुत सारे जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं उसको मिलकर ये दोनों कंट्री सॉल्व करें, यानी दे शुड लीड ज्वाइंटली ऑन दिस इश्यूज। और उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने इस पे कुछ काम भी किया, इनफैक्ट ही सीरियसली tried to implement this idea was बराक ओबामा। 2009 में उनके जो दो एडवाइजर्स थे, एक जेम्स स्टेनबर्ग एंड दूसरा जेफ्रे बादर, they had gone to China to prepare the Obama visit based on this concept. Or in fact, they had already finalized the joint statement. उसमें उन्होंने साउथ एशिया में भी ज्वाइंटली दे हैड देयर वाज ए रेफरेंस टू ज्वाइंटली वर्क फॉर पीस इन साउथ एशिया, जिसके कारण इंडिया में काफ़ी कहें कि एडवर्स रिएक्शन भी आया था इंडिया की तरफ से। लेकिन जब ये विजिट होती है तो इट डिडंट गो एज एक्सपेक्टेड। और वहाँ इवन कहें कि बराक ओबामा जो नॉर्मली यूएस जो प्रेसिडेंट जब भी विजिट करता है तो दे एड्रेस द चाइनीज ऑडियंस देयर, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और इन कह लें कि द विजिट वेंट वेरी बैडली। उसके बाद जब बराक ओबामा वापस लौटते हैं तो उसी के जस्ट बाद, माने कुछ ही दिन के बाद, इनफैक्ट 2011 में ये जो पिवट टू एशिया पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता है, और जिसके तहत यूएस का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ये हो जाता है। और यूएस बेसिकली mobilizes its resources from Europe and other parts of the world to Indo-Pacific, वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू को फिर से रेज किया, तो इससे चाइना को तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि चाइना तो यही चाहता ही था कि भाई यूएस हमको अपना इक्वल समझे, और उसकी एक इच्छा की भी पूर्ति भी हुई। भले ये अलग बात है कि भाई वो कहाँ तक ये जो अंडरस्टैंडिंग है और यूएस कितना उसको स्पेस दे पाता है चाइना को, ये तो दूसरी बात है। और इवन ये G2 का जो आइडिया है, विल इट बिकम ए रियलिटी, दैट इज स्टिल इन द रिल्म ऑफ स्पेकुलेशन। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सर्टेनली इट प्लीज्ड चाइना टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आप इसको सीरियसली एनालाइज करें तो लगता है कि नहीं, it is just a temporary ceasefire in their warfare.
क्योंकि एक तो आप देखें कि इनका जो नेचर है डोनाल्ड ट्रंप का, वो जब भी किसी भी इशू को इनफैक्ट वो माने फ्लैक्ट्री और हाइपरबॉलिक जो एक्सप्रेशन है उसको वो एक स्ट्रेटजी के तौर पर समझते हैं। अगर आप कुछ दिन पहले देखें कि किस तरह से ही वॉज प्रेजिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, and he is a great leader. He is and he can bring out any change in his country and so many things in the context of India Pakistan conflict also. तो इस तरह से देखें कि उनको लगता है कि भाई किसी को हम अगर ईगो मसाजिंग के थ्रू कुछ काम करवा लेंगे, तो इसलिए उसने वो, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई चाइना wants equality with US, तो इसीलिए he tried to cash in on that sentiment। तो वो हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन उन्होंने यूज किया। और अगर वो ट्वीट में भी बाद में देखा कि भाई गॉड हेल्प बोथ यूएस एंड चाइना, बट दे हैव यूज्ड ऑल द नाइस वर्ड्स फॉर द रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो कहीं से नहीं लग रहा है कि US is giving a space to China, or even China is ready to adjust or ready to accept this G2 idea। पहली बात आप देखें कि जो यूएस प्रेसिडेंट की जो विजिट होती है, माने पूरे एशिया टूर को अगर आप देखें तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि यूएस इज रेडी फॉर शेयरिंग पावर विथ चाइना। इसलिए कि सबसे पहले आप देखें कि यूएस प्रेसिडेंट एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर ऑकस, देन ही रीएम्फेसाइज द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ एशियान, देन व्हेन ही विजिटेड जापान he expressed his support for the golden age of US-Japan alliance. Then in South Korea, he allowed South Korea to build nuclear submarine। तो इस तरह से आप देखें कि ये सारी जो चीज़ें हैं that goes against the Chinese interest। It means यूएस तो अभी भी अपने जो रिलेशनशिप हैं और बेसिकली जो अलायंस पार्टनर्स हैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को तो स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है। एक तरफ जैसे ही आप ए ऑकस दैट इज मिलिट्री अलायंस टू कंटेन चाइनीज असर्टिवनेस और उसके प्रति अपने कमिटमेंट को आप दोहरा रहे हो, तो फिर कहाँ से आप इस बात को कह सकते हो कि भाई हम वी आर रेडी टू शेयर पावर विथ चाइना और इवन वी कैन मैनेज द ग्लोबल अफेयर्स ज्वाइंटली। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसका मतलब यू हैव सम हिडन एजेंडा बिहाइंड इट। आउटवर्डली और इवन पब्लिकली तो आप चाइना की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन यू हैव समथिंग एल्स बिहाइंड इट। दूसरी बात कि अगर आप जो वहाँ के यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेट, उनकी विजिट एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स जो फोरम है, तो वहाँ वो जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में एशियन के, और उसी के साइडलाइन पे उनकी मुलाकात चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डोंग जुन उनसे होती है। और उस मीटिंग में वो जो चाइनीज़ एक्शन को क्वेश्चन करते हैं और इनफैक्ट ये जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में होती है उस पर अपने कंसर्न को वो जाहिर करते हैं। फिर वहीं कोलालमपुर में उनकी मीटिंग एक स्क्वाड यानी की भी बैठक होती है डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे, यानी उसमें यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी तो हैं उनकी मुलाकात अपने जो यानी कि डिफेंस मिनिस्टर्स हैं जापान के, ऑस्ट्रेलिया के या फिलीपींस, ये चारों ही उसके स्क्वाड के मेंबर्स हैं, तो इनके साथ मीटिंग होती है और उसमें वो सारे कंसर्न हैं जो ऑकस का एजेंडा है या क्वाड का एजेंडा है, सब वही है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, ये नो यूनिलेटरल एक्शन टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स और कोर्सन, ये सारे जो एजेंडा, इनफैक्ट उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट इस हुआ उसमें दे हैव मेंशन क्लियरली
China's actions and they oppose Chinese activities in East China Sea and South China Sea. तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यूएस इज रेडी टू compromise on its military activities in Indo-Pacific region. दूसरी बात कि अगर आप देखें कि भाई चाइना रेडी फॉर दैट G2, वो कहीं से नहीं है, क्योंकि उनका अब जो एम है वो G1 है. एक्चुअली वो among द चाइनीज थिंकर्स और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट में देखें तो एक नॉर्मल जो एक आइडिया, परवेसिव आइडिया है कि नाउ यूएस पावर इज इन डिक्लाइन एंड चाइना इज ऑन द राइज, सो इट्स गोल इज टू बी द नंबर वन इन ऑल द थिंग्स. तो उस स्थिति में ये तो कभी भी संभव ही नहीं है कि ही विल बी मे बी टू फॉर सम टाइम इट विल एक्सेप्ट द ऑफर, बट बियॉन्ड दैट इट वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ग्राउंड. दूसरी बात कि चाइना की एक एम्बिशन है कि वो यूएस उसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट करे, स्पेसिफिकली इन साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इन सबों में एक्सेप्ट करे. और यदि वो यूएस एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब क्या कि यूएस फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा इस रीजन से, इंडो पैसिफिक रीजन से उसको विड्रॉ करना पड़ेगा. और इनफैक्ट दे विल हैव टू गिव द एश्योरेंस दैट इट वोंट क्रॉस द फर्स्ट आइलैंड चेन रेंजिंग फ्रॉम कुरिल आइलैंड्स टू साउथ चाइना सी. तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है. यदि द मोमेंट यूएस गिव्स इस प्रॉमिस, इट मीन्स यू इज सैक्रिफाइसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स allies and partners in Indo-Pacific region. तो ऐसा हो ही नहीं सकता. इवन चाइना विल वांट एश्योरेंस ऑन ताइवान तो ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा मसला है. तो चाइना का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ताइवान को यूनिफाई करना अपने मेनलैंड के साथ, लेकिन यूएस कभी भी नहीं चाह रहा है इसको एक्सेप्ट करेगा. और क्योंकि अभी ही अगर आप देखें कि दोनों के बीच चाइना का जो लिवरेज है यूएस के साथ, और जिसके कारण अभी यूएस को इनफैक्ट झुकना पड़ा इस इशू, इस ट्रेड नेगोशिएशन में, दे हैड टू इट द डस्ट. तो उस स्थिति में यूएस तो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई अभी तो उसके पास रियासत का एक बहुत बड़ा हथकंडा है. अगर ताइवान को यूनिफाई कर लिया तो उसके पास तो और भी बहुत सारे लिवरेज हो जाएंगे, क्योंकि ताइवान का जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो चिप मेकिंग में है. सारे जो एडवांस चिप्स हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ताइवानीज कंपनीज. तो उस स्थिति में तो उसके पास और भी लिवरेज हो जाएंगे, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा. और इनफैक्ट इवन जापान, ऑस्ट्रेलिया, नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस यूनिफिकेशन. तो इस स्थिति में ये जो G2 का आइडिया है ये कभी भी रियलिटी नहीं बन सकती. यही हो सकता है कि भाई दोनों ही के बीच में ये जो अकोमोडेशन और कन्फ्रंटेशन, इसके बीच का मामला हमेशा द पेंडुलम विल स्विंग फ्रॉम वन टू एक्स. माने कभी कन्फ्रंटेशन होगा तो कभी अकोमोडेशन होगा. समटाइम्स इट विल बी जस्ट सीज फायर, क्योंकि यही स्थिति अब देखें कि कोल्ड वॉर के भी टाइम होता था. यूएस और यूएसएसआर के बीच में बहुत बार एक मोडस विवेंडी थी, जिसमें वो लोग जब भी अगर काफ़ी टेंशन और इवन कन्फ्लिक्ट की नौबत आती तो दे वांटेड टू अवॉइड इट बाय ओपनिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और दे अराइव्ड एट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. लेकिन उसके कारण होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कंपटीशन खत्म हो गया. दे ऑलवेज वर्क अगेंस्ट वन अनदर. लेकिन यही है कि एक विदिन द देयर वेर सम गार्ड रेल्स टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. तो वो स्थिति अभी भी चलता रहेगा. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम अकोमोडेशन, सम कन्फ्रंटेशन, ये सब तो चलता ही रहेगा. लेकिन ये जो बेसिक कंट्राडिक्शन है ग्लोबल डोमिनेंस का, वो दोनों ही पावर में रहेगा. और बेसिकली ये सबसे बड़ी बात है, इसमें ये कह सकते हैं कि इसके बाद ऐसा हुआ कि भाई नाउ चाइना हैज इमर्ज एज ए सुपर पावर इन इट्स ओन राइट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यानी देयर विल बी नाउ टू पोल्स, यूएस एंड China, and US has now formally recognized China as its equal. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इनफैक्ट दिस विल इंटेंसिफाई
द कंपटीशन बिटवीन द टू साइड। इस स्थिति में अगर आप देखें कि इंडिया में एक काफ़ी नर्वसनेस है। यहाँ के जो स्ट्रेटजिक बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं, वो एक कहने की इस पे काफ़ी कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस का जो ये रिलेशन में जो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका एक सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो चाइना है। क्योंकि यूएस की पॉलिसी फ्रॉम जॉर्ज बुश पीरियड से ही आप देखें कि यूएस की पॉलिसी रही है वो कंटेनमेंट की। चाइना को यदि हम रोक नहीं सकते, इफ वी कैनॉट डिफीट चाइना देन वी शुड कंटेन इट्स राइट्स, और ये चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी रही है। और उसके लिए इंडिया को एक मेजर पावर के तौर पर देख रहे थे कि इन एशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन मैच चाइना इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स, चाहे वो साइज में हो या पॉपुलेशन में हो या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में हो। इस तरह से वो देख, और इसीलिए एक मेजर ड्राइवर के तौर पर होता था कि भाई यूएस वांटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन दिस रीजन। तो लोगों को लग रहा है कि भाई अगर चाइना और यूएस के बीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई तब तो फिर सारा ही मामला खत्म हो जाएगा, इंडिया विल बी थ्रोन आउट, माने इंडिया वोंट गेट दैट मच प्रोमिनेंस इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहली बात की तो भाई ये जो यूएस और चाइना के जो रिकॉन्सिलिएशन की बात है, इट इज जस्ट ए टेम्पररी पीस, इट कैनॉट बी characterized as permanent peace between the two, or they will reconcile their interests। ऐसा संभव नहीं, और इसकी उम्मीद अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इंडिया को कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई नीजर्क रिएक्शन इसमें देना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन पॉलिसी इन प्लेस। जैसे कि अभी इंडिया को अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि इंडिया will emerge as most attractive destination for foreign investment। और इसकी जो क्योंकि अगर चाइना के बाद अगर देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, करीब 800 मिलियन यहाँ मिडिल क्लास है, तो इससे बड़ा मार्केट कंज्यूमर मार्केट तो कहीं है ही नहीं। तो अगर यूएस की पॉलिसी और इवन सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डिरिस्क कर करके अगर अपने ऑपरेशन को चाइना से अलग करते हैं तो इंडिया विल बी देयर। तो इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म टू मेक इट मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। दूसरी बात कि इंडिया को अपने जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी कंटिन्यू स्ट्रेंथन करना चाहिए, साथ में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये स्ट्रॉन्गर फोर्स के तौर पर उभर सके, और इट शुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। और इससे होगा क्या कि भाई ये जो चाइना के जो असर्टिवनेस है और इसकी जो बुलिंग टैक्टिक्स है उसके कारण जो स्मॉलर एशियन कंट्रीज हो या जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारी जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली दे आर अनहैप्पी विथ चाइनीज डोमिनेंस। तो उसमें इंडिया विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, और इसीलिए इंडिया को इस दिशा में काम करते रहना चाहिए। और इनफैक्ट अभी जो 8th जापान इंडिया इंडो पैसिफिक फोरम हुई है उसमें भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इनफैक्ट इंडिया ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहा है, माने इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप ऑन ए बायलैटरल और इवन ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल लेवल पर करते रहना चाहिए, जैसे जापान के साथ इन्होंने किया है। उसी तरह भी अगर देखें कि लास्ट मंथ ही इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की विजिट ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी, वहाँ भी उन्होंने दोनों ही कंट्री ने 3 एग्रीमेंट पर भी डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या लॉजिस्टिक प्रोविजन की बात है, ये सारे। तो इंडिया जो अपने कहने की सिक्योरिटी पोस्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है ग्रेजुअली, तो इंडिया शुड कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। और उसी तरह इकोनॉमिक जो
एरिया है, यानी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उस पर भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड एज ए मेजर एरिया, और यूएस और चाइना के बीच तो बेसिकली यही टेक्नोलॉजी का वार ही चल रहा है। दोनों एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, या एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है। तो इंडिया शुड नॉट take it lying down. India should have its own technology strategy to strengthen its position in that area. तो इसीलिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी एआई के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अनवेल किए हैं, और भी जैसे जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उसमें इट शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दोज एरिया, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सबों में अपना काम जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है कि यूएस इज द ओनली एक्सटर्नल प्लेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वैल्यूबल कह लें कि एक्सटर्नल प्लेयर इन एक्सेलेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज नेशनल पावर। तो अभी तक तो था कि भाई यूएस वाज टेकिंग द इनिशिएटिव, और जिसको अगर यूज करें हम असलेटेलिस के वर्ड, तो कहते थे कि भाई यूएस शुड एडप्ट द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक अल्ट्रुइज्म टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन अब अगर ये ट्रम्प एरा में जब उधर से हम कहें कि उतने इंथुजिस्टिकली अगर यूएस साइड इनिशिएटिव नहीं ले रहा, तो यूएस इंडिया शुड टेक द इनिशिएटिव, और इंडिया शुड वर्क ओवर टाइम टू स्टेबलाइज इट्स रिलेशन विथ यूएस एंड एडवांस इट फर्दर। साथ ही साथ चाइना के साथ भी इंडिया को देखना पड़ेगा कि भाई चाइना के साथ जो हमारा कन्फ्रंटेशन है वो आगे नहीं बढ़े। इनफैक्ट इंडिया शुड वर्क, ऑलरेडी इंडिया ने तो अपनी नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ा ही रहा है, इंडिया चाइना के बीच के नॉर्मलाइजेशन। तो इंडिया शुड स्ट्रेंथन और इंटेंसिफाई इट्स एफर्ट्स टू लिमिट कन्फ्रंटेशन, एट द सेम टाइम एक्सपैंड एरिया ऑफ बायलैटरल कॉपरेशन। तो इससे हुआ कि इंडिया को एक मैन्यूवरिंग स्पेस मिल जाएगा कि दोनों के बीच जो यूएस और चाइना के बीच कंपटीशन है उसमें इंडिया कैन ऑप्टिमाइज, और इट कैन मैक्सिमाइज गेन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। और इसीलिए ये जो यूएस और चाइना के बीच के G2 की बात आ रही है, उसके लिए इंडिया को कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं। इट शुड मेंटेन calm and compose, maintain its compose, और ये जो डिफरेंट एरियाज है उसमें अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली इट विल रीच इट्स गोल, जैसे कि अभी विकसित भारत का जो टारगेट है, या अभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात है, तो वो सारे गोल इंडिया कैन अचीव इजीली। धन्यवाद।